अदिति नागर, स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म फील द थ्रिल में। आज इस थ्रिल में हम बात करेंगे, जब ये बात कही जाती है अक्सर कि हम जो 140 करोड़ लोग हैं वो इसी भारत देश के वासी हैं, ये बात जब कही जाती है कि हम सब एक हैं, तो शायद मन से प्रमुख राज ठाकरे इस बात से इनकार करते हैं। और इनकार नहीं, वो ये बयान देते हैं कि यूपी बिहार वाले अगर हिंदी हम पे थोपेंगे महाराष्ट्र के लोगों पर, मुंबई के लोगों पर, तो उन्हें लात मारेंगे। राज ठाकरे क्या कर रहे हैं, ये आज हम इस डिबेट पर चर्चा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर देश की सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में भाषा को लेकर, पहचान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब ये महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए है या सीधा सीधा संविधान को चुनौती है? ये किस लिए है, इसके पीछे की मंशा क्या है? या इसके पीछे की मंशा केवल और केवल बीएमसी चुनाव है जिसका बजट 72,000 करोड़ है। तो आज इन तमाम बातों पर हम इसका थ्रिल समझेंगे। मेरे साथ बहुत गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम समझेंगे कि आखिरकार इस बयान के पीछे, ये हेट स्पीच के पीछे वजह क्या है। तो आपको मैं स्वागत करती हूँ। पवन चौरसिया साहब हैं, फेलो, रिसर्च फेलो हैं इंडियन फाउंडेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ LB स्वर्णकार जी हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दुष्यंत नागर साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। सबसे पहले दुष्यंत जी मैं आपके पास आऊंगी। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो बांटने की कोशिश इस बयान से, ये दोनों भाई जो बहुत एक दूसरे से नाराज थे, झगड़ते थे, केवल अपनी अस्मिता बचाने के लिए, मराठी अस्मिता के नाम पर, और ये 72,000 करोड़ के इस बैंक को जैसे कहेंगे जो उनको फ्यूल देता है अपनी महाराष्ट्र की राजनीति या मुंबई की राजनीति चलाने के लिए, उसको बचाने के लिए ये बयान किस वजह से दिया गया? नहीं, बिल्कुल ये 72,000 करोड़ के लिए ही बयान है। आप देखेंगे दोनों भाइयों के बीच में काफी अदावत रही, संघर्ष रहा, अलग अलग विचारधारा ग्रुप्स के साथ रहे। दोनों ने खूब संघर्ष किया सत्ता प्राप्त करने के लिए। उद्धव जी को अलायंस के माध्यम से सत्ता मिली भी, लेकिन उनके सहयोगियों की वजह से वो जाती रही। तो वो पुणे, जहां से शिवसेना का जन्म हुआ है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से शिवसेना निकली हुई पार्टी है, वहां पे दोबारा से अपने आप को रीग्रोथ करना चाहते हैं और एक उसको उत्पन्न करने के लिए स्वयं को वो एक जहरीला आहार दे रहे हैं। नहीं, आप भी कह रहे हैं कि उनका जन्म हुआ है। मैं बहुत क्लियरली, जैसे मेरे दर्शकों को भी, पहली बात तो वो शिवसेना जो ठाकरे साहब की थी, जो ठाकरे लेगेसी थी, वो खत्म हो चुकी है। दूसरी बात है कि अब ये बयान दे देना कि 20 मिनट में हम पूरा मुंबई बंद करा सकते हैं। अभी संजय राउत का ये बयान आया कि 20 मिनट लगेंगे। दूसरा, आप ये कहो कि वो जो तमिलनाडु से आया है अन्नामलाई, उसको हम बाहर निकाल देंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये लेगेसी तो खत्म हो चुकी है। अब आप ये कहो कि हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के नाम पर हम लात मार के यूपी बिहार को निकाल देंगे, कितना लॉजिकल आपको लगता है? और इससे कितनी राजनीति चल जाएगी? नहीं, हम लोग मान रहे हैं कि वो शिवसेना नहीं रही, लेकिन वो दोनों भाई तो अभी भी मानते हैं ना कि हम तो बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं, भतीजे हैं। हम वही शिवसेना को आगे, उसी विचार को आगे लाके हम सत्ता पे बैठ सकते हैं, जिससे पूर्व में उनको थोड़ा फायदा भी हुआ है ऐसे जहरीले बयानों की वजह से, बांटने वाले बयानों की वजह से। प्रादेशिक एक राष्ट्रवाद जो वो लोग खड़ा करके राजनीति करते हैं, जिसे तो उसमें उनको कोई गुंजाइश दिख रहा है कि अभी ताजी जो पीछे चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें उद्धव जी को स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो बहुत कम सीटें मिली, नॉट एट ऑल, जीरो। और वही सो इज विद राज ठाकरे, दोनों का वही स्थिति है। तो उसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे आसपास में देखिए, चाइना कहाँ पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है। 15,000 से ज़्यादा पेटेंट पिछले साल चाइना के स्टूडेंट ने किए हैं। हमारे यहाँ शायद बहुत कम है, 2-1,000 के आसपास होंगे। तो नेता ही तो समाज का एक प्रेरणा स्रोत बनने का चेहरा होता है। नेता ही तो अपने युवाओं को प्रेरणा देते हैं। ये क्या प्रेरणा दे रहे हैं देश को? नागर साहब, आप तो बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं। स्वर्णकार साहब, नागर साहब के तो चाइना पे, पेटेंट पे, भविष्य की बात कर रहे हैं। ठाकरे साहब, ये राज ठाकरे ने मंच से अन्नामलाई को जो गाली दी, हम तो शायद अपने शो में उसको बोल भी नहीं सकते, जो गाली दी और ये याद दिलाया कि ठाकरे साहब ने कहा था पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ, तमाम बातें, तो
ये तो उस डेवलपमेंट की सोच के आसपास है ही नहीं। उनको तो शायद इस बात का डर है कि ये जो गुजराती सेटअप है ये हमारे बीएमसी में भी आ जाएगा। क्या लगता है आपको? हम तो जहां तक समझते हैं कि बाल ठाकरे की ही राजनीति को इन लोगों ने आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन मराठी मानुस की राजनीति लेके उन्होंने चला था। भले राज ठाकरे और ये लोग भाई भाई अलग हो गए, फिर साथ हुए। अब वोट बैंक की राजनीति में मराठी वोट के अलावा उसको उत्तर बिहार या साउथ की कोई वोट या गुजराती वोट मिलेगा नहीं, इसलिए वो सारे मराठी वोट को बांधने के लिए एक साथ उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। चाहे लात मारना हो या और भी बयान हो, इस तरह से अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी मराठी वोट हमको मिल जाए, और उसकी राजनीति ही मराठी मानुस लेकर ही चली थी। वो मराठी मानुस लेकर वो चल रहे हैं, उसके अलावा उसे वोट बैंक है नहीं, जो पिछले इलेक्शन में देखने को मिला कि कोई सीट नहीं मिली। तो ये हमें जहां तक लगता है शुरू से ही राज ठाकरे की एक ही राजनीति रही है मराठी मानुस का। उसके लिए वो कोई भी गंदा स्पीच दे सकता है, मारपीट कर सकता है, बॉम्बे बंद करा सकता है। मैं तो बॉम्बे में रहा हूं और मैं देखा हूं कि वहाँ हिंदी बोलना भी प्रॉब्लम है। किसी स्कूल में भी आप जाएंगे तो हिंदी भाषी स्कूल नहीं मिलेगा, वो मराठी पढ़ना कंपलसरी है। ये सारी राजनीति सिर्फ मराठी को लेके, मराठी को एक मंच पे लाने के लिए, जबकि कहा जाता है कि बाल ठाकरे की जो जड़ है वो यूपी बिहार से ही शुरू हुई थी, लेकिन वो राजनीति मराठी का करने लगे, और ये सारी इलेक्शन के कारण सारे पॉलिटिक्स हुए हैं। अभी दो बातें निकल कर आई इस चर्चा से। उन्होंने ये बात कही कि मराठी मानुष की राजनीति है। दूसरा ये भी निकल कर आया कि स्ट्राइक रेट राज ठाकरे की 0 थी। 3 बातें। पहला ये, वो कहते हैं कि 20 मिनट में मुंबई बंद कर देंगे। क्या ये संभव है? ये बाला साहेब ठाकरे के जमाने में संभव था, और अब तो मुख्यमंत्री ने चुनौती दी है कि ये असंभव है, और नहीं भी कर पाए। उन्होंने पहले भी कई बार इस बात के लिए कहा है, शिंदे के लिए कहा था कि वो घुसेंगे तो हम बंद कर देंगे, नहीं कर पाए। दूसरा ये कि जब ये बात होती है कि मराठी मानुष वाली राजनीति, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल होते तो विधानसभा चुनाव में जीत ले जाते। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाषाएं जो हैं, या जो भाषा के नाम पे जिस तरह की राजनीति की जाती है, उसको देखने के 2 पहलू हो सकते हैं। अगर आप उसको सकारात्मक पहलू की तरह के में देखना चाहेंगे तो भाषाओं का विकास, भारतीय भाषाओं का विकास एक अच्छी बात है। और देखिए, भारत सरकार ने भी मराठी को अभी इसी 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, जो कि अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस होता है, जिससे बहुत सारी वहाँ पर साहित्य का विकास हो सकता है। ये आपने कब दिया था? ये 2024 में, अक्टूबर 2024 में मराठी भाषा को, जैसे क्लासिकल लैंग्वेज का एक सिस्टम है भारत सरकार में, जिसमें जब चुनाव आने वाले थे। हाँ, तो वो दिया, उसके विकास की बात की। परंतु क्या है कि ये पॉजिटिव पहलू है, और भाषा ब्रिज के रूप में काम कर सकती है एक दूसरे से कनेक्ट करने के। लेकिन इसका अगर भाषा को आपको नकारात्मक तरीके से देखना है तो फिर वो एक दीवार के रूप में भी काम कर सकती है, कि आप लोगों को अलग करने की। आज वो जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं राज ठाकरे साहब, और ये कह रहे हैं कि मैं घुसने नहीं दूंगा या 20 मिनट में बंद कर दूंगा, तो ये कुछ नहीं, ये बेसिकली उनकी झंझलाहट है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि लगभग 2007 से आज 15-20 साल का समय हो गया। वो क्या है, वो एक ऐसी मिसाइल है जो हर बार लॉन्च होती है लेकिन कभी सक्सेसफुल लॉन्च हो ही नहीं पाती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अलग हो जाऊंगा, जब जो उस समय की शिवसेना थी, अलग होकर के अपने आप को स्थापित करूंगा। वो कर नहीं पाए, और उनके जो तथाकथित नेता हैं वो कुछ छोटी मोटी गुंडागर्दी करके अपने पांव जमाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो सबसे साधारण, सबसे आसान तरीका क्या था कि कमजोर वर्ग के ऊपर हमला करना। साधारणतः यूपी बिहार का आदमी वहाँ पर अच्छे वर्ग में तो है ही, लेकिन बहुत बड़े सेक्शन में जो वहाँ पर कामगार के रूप में काम करता है, जिससे मुंबई की लाइफ लाइन जो चलती है, यानी कि जो आपके लोग, आपकी हेल्प हो गई 12% जीडीपी ग्रोथ उनकी वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा व्यक्ति ही अपने कंट्रीब्यूशन करके बड़ा ग्रोथ करता है। तो उनको मारना, उनको पीटना, उनसे झगड़ा करना बहुत आसान है, क्योंकि वो बेचारा तो अगर पुलिस में भी जाएगा तो वहाँ पर पुलिस में भी ऊपर ये लोग कंट्रोल करके दबा सकते हैं। इसीलिए क्या है, वो ऐसी ओछी राजनीति कर करके अपने आप को लाइमलाइट बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बात समझने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र के लोग इस राजनीति को नकार चुके हैं, और उन्होंने हमेशा नकारा। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार वहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्टी वहाँ पर राज नहीं कर रही होती। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो ग्रो ही कर रहा है। और अभी भी राज ठाकरे, बाल ठाकरे, आप बाल ठाकरे कह रहे हैं, राज ठाकरे और क्या नाम से उद्धव ठाकरे साहब आ गए हैं साथ में, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाएं। इसीलिए जहर की राजनीति का इसका एक और मतलब है क्या? मतलब इस बयान में सिर्फ यूपी बिहार का नाम लिया गया है नागर साहब, क्या गुजराती छुपा हुआ है, क्या साइलेंट है क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपने विधानसभा तो जिता दिया है,
जी लोकसभा में भी आपने जबरदस्त दे दिया, तो अगर बीएमसी भी आ गया, क्योंकि अन्ना मलाई ने बात कही कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, ट्रिपल, तो अगर बीएमसी में भी बीजेपी आ जाती है तो ये अभी नाम यूपी बिहार का ले रहे हैं, छुपा हुआ गुजराती भी है क्या इसमें? हो सकता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जहर फैला रहे हो आप। इसके कई तरह के विपरीत प्रभाव भी समाज में पड़ते हैं। जो वहां बड़ी संख्या में यूपी बिहार और अन्य राज्यों के लोग रह रहे हैं, उनके मन पे क्या इन बयानों के बाद बीतती होगी, उसकी भी तो प्रतिक्रिया हो नहीं, सकती पर जब आप कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आके चुनाव में कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये कितना सही है? निश्चित रूप से ये भी ठीक नहीं है। पर उससे जीत मिलती है, जीत तो मिलती सवाल है। ये कि इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वहां के वोटर्स? बहुत कम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इनके बयान से भी इन्फ्लुएंस होंगे लेकिन कम होंगे, और बटेंगे तो कटेंगे से भी कहीं कोई व्यापक जीत मिली नहीं। लोकसभा के चुनाव में ये नारा चला, भाजपा को बहुमत कहाँ मिला। बिहार में अगर जीत मिली तो आप देखिए वो महिलाओं का पर विधानसभा में तो समर्थन जीत मिला। हुई और सर। नहीं तो आप बताओ ना, अगर 10,000 रुपया माता बहनाओं को नहीं मिलता हो, जो योजना चली थी जीविका दीदी वाली, तो ये जीत संभव नहीं थी। लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अपने आप को मीडिया में या राजनीतिक रूप में चर्चा में विमर्श में मेरा मानना है बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत भारत चुका रहा है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, यूरोप, अमेरिका, चाइना, आसपास देख लीजिए क्या हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, और युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा ऐसी फोर्सेस को। जो क्षेत्रीय पार्टियां वही सरवाइव कर पाएंगी भविष्य में, जो क्षेत्रीय पार्टियां विकास की बात करेंगी, सबको साथ लेके चलने की बात करेंगी, जोड़ के चलने की बात डिबेटेबल इशू करेंगी, है सर। रोजगार की बात करेंगी। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरे यहीं पे हॉलैंड ट्रैक्टर एक कंपनी है, वो एक मॉडल बनाती है ट्रैक्टर का i10, जो यूएस में उसके खरीदार हैं। बड़ा ट्रैक्टर है, हैवी ट्रैक्टर है। हमारे यहाँ छोटी जोत का किसान है, उतना सेल नहीं होता। आजकल उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है क्योंकि टैरिफ है। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसके जो वर्कर्स हैं वो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, शाम को बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं। आज ऐसे विमर्श की जरूरत है। भारत को आगे कैसे ले जाएं, हम वैश्विक समस्याओं से जो लड़ रहे हैं उनका समाधान कैसे खोजें। कब हुई किसी रीजनल पार्टी को इसकी चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। आपको रीजनल पार्टी के एंगल से भी समझना होगा। मैं चाहूंगी ओपन डिस्कशन है, आप लोग भी। ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने में लगी है, उसके लिए चाहे उनको बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन करना पड़े। कोई भी रीजनल पार्टी ले लीजिए, आप ले लीजिए अभी जो टीडीपी केंद्र सरकार के साथ, वैचारिक रूप से टीडीपी कांग्रेस के साथ ज्यादा अलाइंड है देन बीजेपी, लेकिन क्योंकि पैसा चाहिए वो बीजेपी के साथ है। आप किसी भी रीजनल पार्टी को ले लीजिए, क्या वो कभी ग्लोबल डेवलपमेंट या नहीं सोचती? वो ऐसे ही इशू लेकर आती है। एक उदाहरण, टीडीपी हो या कोई भी, आप कश्मीर की पार्टी ले लीजिए, आप किसी XYZ रीजनल पार्टी को ले लीजिए, उसने वैश्विक रूप पे इसकी बात की हो, सबने अपना रीजनल इशू उठाया है। देखिए, तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है कि जो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी सोच संविधान से अलग है। मैं टीडीपी का उदाहरण आपको दूंगा। टीडीपी कहती है कि भाई हम तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार पे, जबकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। आप अजीत पवार का जिक्र लीजिए, अजीत पवार साहब का देख लीजिए। तो लेकिन भाजपा ने इनको सत्ता में बने रहने के लिए इनके साथ गठबंधन किया, इनको पैसा दिया, नहीं देना चाहिए था ना। तो यही तो भाजपा इसको बढ़ा रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मैं इस पे चर्चा में दोबारा आऊंगी, इस पे चाहूंगा कि हमारे चौरसिया साहब भी इसके ऊपर बोले। चौरसिया, देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरह से उनका कंसेप्चुलाइजेशन हुआ था जिस दौर में, वो ये था कि वो ये बात कुछ लोगों को लगा कि हम अपने क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बात करें, और वो बात शायद क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें लगा कि ज़्यादातर अच्छी तरीके से कर सकती। परंतु आज अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां अपना क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, अधिकांश पार्टियां अपने परिवार से ही आगे नहीं निकल पा रही हैं। उनकी लीडरशिप ही परिवार के आसपास ही घूमती रहती है। तो वो क्षेत्र की बात तो क्या ही कर पाएंगी जो अपने परिवार से भाई भतीजा चाचा मौसी उसी में ही वो डिवाइड करते रहते हैं, और अगर वो नहीं मिल पाता तो आपस में खींचतान चलती रहती है। जैसे आप देखिए केसीआर की पार्टी में क्या हुआ,
बहन को ही पार्टी से, जो उनकी पुत्री हैं, नहीं, मूल उनको निकाल मसला दिया ये, गया। बीजेपी ने जो टीडीपी से गठबंधन किया, वैचारिक रूप से क्या वो कहीं नहीं, तो दोनों का ऐसे मेल तो- देखिए है? देखिए, ऐसे TDP तो ले शिवसेना, लीजिए, ऐसे तो कांग्रेस और शिव- शिवसेना का भी नहीं, गठबंधन शिवसेना ने वो कभी ऑर्गेनिक नहीं ऐसा था। आरक्षण की जो- बात नहीं की। जो ऑर्गेनिक नहीं था। धर्म शिवसेना पे का जो आरक्षण, शिवसेना का जो नायडू हिंदुत्व का साहब ने था, कहा। और जो राहुल गांधी जी का विचार है, खासतौर पे जैसे सावरकर के मुद्दे पर ले लीजिए, सावरकर शिवसेना जो कहती है उनके लिए पूज्य हैं, और राहुल गांधी जी ने बार बार क्या किया, ये फिर जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो लगातार सावरकर को सॉरी के नाम पर या दुनिया भर के नाम पर उनके ऊपर आरोप या कुछ तरीके की बातें करता रहता है। तो आज के समय में अगर हम सिद्धांत की बात करें तो शायद किसी भी राजनीतिक दल में सिद्धांत को प्राइमरी न रख करके नहीं, तो ये विनेबिलिटी और को, भी बड़ी पवन जी चिंता की बात चिंता हो गई की है बात। ये चिंता, कि अगर आपके खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं तो आप पब्लिक भी उन सिद्धांतों के बियॉन्ड जा रही है, सवरकर सर। और दूसरी बड़ी बात है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देती हूँ। मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान में आदिवासी इलाके में एक पार्टी है BTS। अब वो अलायंस में होती है, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। अब जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो उस इलाके में जाकर कोई भी नेता जाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, अशोक गहलोत जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, उनको आदिवासी की बात करनी होती है। लेकिन अब जब हम एक देश एक चुनाव का जिक्र करते हैं, या वो रीजनल पार्टी को एक ही विधायक है, उसको सपोर्ट चाहिए सरकार का, तब जाके उसके काम हो पाएंगे, तो वो अपने मूल मुद्दे जिसकी वजह से उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो गौण कर देता है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। ऐसे स्थिति में जब एक देश एक चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें रीजनल मुद्दों पे बात हो पाएगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसमें वैश्विक, हम तो यही बात करेंगे कि नेशनलिज्म की बात करेंगे, हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे, हम रीजनल मुद्दे गौण हो जाएंगे। इस मुद्दे पर नहीं होता। स्टेट का इलेक्शन और स्टैंडर्ड का इलेक्शन में अंतर है। स्टेट का इलेक्शन जो होता है तो वहाँ के लोकल मुद्दे पे होता है। जैसे आपने गुजरात का ही उठाया, महाराष्ट्र का ही उठाया, तो महाराष्ट्र में आपने बात किया ना कि ये मराठी मानुस का, वहाँ गुजराती को इसलिए टच नहीं करते कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े पार्टियां हैं, सब गुजराती है, उसके खिलाफ यहाँ उंगली नहीं उठा सकता। बिहारी जो है लेबर क्लास है, यूपी के लोग लेबर क्लास है, इसलिए उसको भगाने की बात करता है, मारने की बात करता है, जिस तरह की बातें करता है, लेकिन गुजराती पे उंगली नहीं उठाएगा। तो गुजराती की रोटी वो खाता है। मराठी बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं है, ये सारे बाहर के ही लोग, गुजरात के लोग जाके पहले उसमें आ रहे थे। अभी भी गुजरात का महाराष्ट्र का बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, साउथ का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट नहीं था, अब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं मराठी मानुस, कोई बड़े क्लास के लोग नहीं है, मिडिल क्लास से भी लोअर है। हम उसको टीवी पे बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि उसको वो एक बेवड़ा उसको कहा जाता है, शराबी। शाम को शराब के बोतल लेके बैठ जाएगा, उसकी कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, इसीलिए वो बड़े लोगों को टच नहीं करेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टच नहीं करेगा, लेबर को टच करेगा। वो लेबर में आता है, यूपी के भैया उसको कहा जाता है, उसको टच करता है। तो लेबर में मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाँ, अब प्रश्न मैं एक परसेंटेज बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। आप भले ही कमजोर को तो दबाया जाता ही है, लेकिन सवाल ये है कि 12% जो जीडीपी है वो इन यूपी बिहार की वजह से है। 27% से ज्यादा जो लोग वहां रह रहे हैं वो यूपी बिहार के हैं। अब आप भले ही उस इकोनॉमी को बहुत लाइटली लें क्योंकि वो कमजोर तबके की बात है, लेकिन वहां पर आपका जो भी वड़ा पाव की और ये जो पाव भाजी की और रेडियो की और रिक्शा की, इन सब की, सब तो यूपी बिहार की वजह से है। देखिए जी, वहां पे जो बड़ा प्रोजेक्ट, जिस फ्लैट की कीमत 100 करोड़ है, वो बिल्डर जरूर वहां का है, मुंबई का, लेकिन उसको बनाने वाला फैब्रिकेटर से लगा के लेबर राजमिस्त्री सारा पेंटर यूपी का है, बिहार का है। लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र को इसका नुकसान हो रहा है। पहले मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो पूरे देश में डोमिनेट करती थी, वो धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट हो गई। भोजपुरी फिल्मों नोएडा में आ रही है, नोएडा में आ गई, बिहार में आ गई। भोजपुरी फिल्में कितना लोग देखना पसंद करते हैं, उनके स्टार्स को कितना पसंद करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई थी, पूरे देश की राजधानी थी, आर्थिक राजधानी। वो धीरे धीरे गांधीनगर, अन्य राज्यों में, बेंगलोर में, पूरा आईटी का हैदराबाद और बेंगलोर में शिफ्ट हो गया। आप आर्थिक रूप से भी देखें कि जो वहाँ डायमंड और उसके पूरा हब था वो सूरत शिफ्ट हो गया, और शेयर मार्केट का भी गांधीनगर, अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी की पर में सर, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये इस गुंडागिर्दी हाँ कि पता नहीं कब किसको पकड़ के बोलेगा मराठी बोल के दिखाओ, और फिर रोज पैसा ह्यूमिलेट लेते हैं करना उससे। ना। कोई वो शेयर लेते व्यक्ति हैं पैसा कब तक उससे। अपमान बर्दाश्त करेगा? कोई जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई आपको भाषा कौन सी आती है, आपको मराठी नहीं आती तो आप नीचे उतरिए, आपको थप्पड़ मारा, आपको गाली।
आप जाइए ना, आप हिंदी में कोई बात नहीं एक करेंगे, और मराठी में बड़ा बातें इशू करेंगे। इससे रिलेटेड है, हालांकि मुद्दे से भटक गई मैं, पर नहीं, बात यह है कि मैं अभी जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब वो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, तो मैं श्रीनगर गई, कश्मीर गई और कम से कम 10 दिन वहां रही। तो जो पहले दिन मैं गई थी और वो तब भावना थी लोगों की कि हमारे लोगों को मार दिया, वहां के कश्मीरी इस बात से चिंतित थे कि हमारे लोगों को मार दिया और जिन्होंने मारा उनको अल्लाह बख्शेगा नहीं। जैसे जैसे वो एक डिवाइड नजर आने लगा तो मैंने देखा कि फरीदाबाद में एक कश्मीर का बच्चे को स्टूडेंट्स ने आपस में मारा, ये कह के कि तुम वो हो। तो वो डिवाइड शुरू हुआ, तो उनकी नाराजगी हमसे भी शुरू हो गई कि तो दिल्ली से आए पत्रकार। मेरा फिर वही सवाल है, बात ये करने हैं कि ये राज ठाकरे या महाराष्ट्र की जनता या खास तौर पे मुंबई के बच्चे आते हैं, वो भी पढ़ने आते हैं, वो भी दिल्ली आते हैं, वो भी अलग अलग। अब वहां पे अगर ये हेट्रेड हो गया, अभी तक तो हिंदू मुस्लिम हेट्रेड था, अगर महाराष्ट्रियों को लेकर हो गया, हर मराठी लड़के को लड़की को आके इस तरह से बुली किया जाए, तो ये तो वाइस वर्सा चैप्टर है ना। देखिए, दूसरा आप देखिए, सारे जो धार्मिक हमारे तीर्थ स्थान है, हरिद्वार है, यूपी में है, काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, यहाँ कितने देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। उनके साथ अगर कोई इस तरह से पूछने लगे, जाति पूछने लगे, उनसे बातें करने लगे, उनसे धर्म पूछने लगे, भाषा पूछने लगे, तो कितना आप देखिए पूरे एक ढांचे को विवाद हो सकता है। भारत मराठी पूरे इंडिया में अदर स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं। बॉम्बे में छोड़िए, दिल्ली में भी आप देख लीजिए मराठी बहुत 1% मिलेंगे, लेकिन अदर स्टेट के लोग महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, जो अन्नामलाई ने ये कहा कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिकल हब है वो, इकोनॉमिकल हब है वो, ये। हाँ। इसी कारण से बट है वो तो इस तरह भारत की का हिस्सा राजनीति ना। करते हैं। आप देखिए, क्या आप महाराष्ट्र को भारत से अलग मानते हैं? नहीं अलग नहीं देखिए, मानते, नोएडा में लेकिन वो इसमें- मानता है ना, हम नहीं मानते, हाँ। वो मानता है। वही सर नोएडा में बहुत है मराठी लोग, नोएडा में मराठी हैं, तमिलियंस है, सब है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती नहीं लोगों के साथ। इसी को जोड़ते हुए मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो आप क्लियर कट अप आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का आप वायलेशन कर रहे हो, जो ये साफ साफ कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं पर भी बसने का और कहीं पर भी व्यापार या फिर अपना काम करने का अधिकार है। तो आप उससे उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग जो अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज के लीगेसी का कैरियर कहते हैं, ये भूल जाते हैं कि शिवाजी की जो राजनीति है, शिवाजी की जो हिंदू स्वराज की परिकल्पना थी, वो समावेशी थी, वो सबको साथ में लेकर के चलनी थी। और मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने स्थापित किया, वो पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है कि शिवाजी को क्यों महान राजा माना जाता है, क्योंकि राजा तो बहुत हुए, उनसे बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन उन्हें जनता का राजा माना जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों के, मैंने यूपी बिहार के लोगों के अंदर और हर व्यक्ति के अंदर शिवाजी के प्रति एक आदर है, एक दिल से निकला हुआ सम्मान है। तो ये लोग किस तरह की राजनीति करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र की ग्रोथ में हर व्यक्ति का एक योगदान है। जैसे कि ये भारत की विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल वर्गीस कुरियन, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो कि केरला के थे, वो कहाँ बसे जाकर के आनंद में, और उन्होंने अमूल फैक्ट्री की, तो उन्होंने गुजरात का कितना विकास किया। लेकिन वो गुजरात का विकास नहीं, वो पूरे देश का विकास है। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र का विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसे देश का विकास कर रहे हैं। अगर ये लोग चले जाएंगे तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में विकास हो पाएगा। आज आप देखिए कि ज़्यादातर लोगों का आप मूवमेंट अब करना चाह रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एक क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, और बल्कि वहाँ भी तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा तो काफ़ी हद तक हिंदी से थोड़ी सी अलग भी दिखती है। मराठी में तो बहुत कुछ ऐसा है कि आप समझ पाओगे, वो समझ पाएंगे, लेकिन बावजूद वहाँ पर कोई इशू नहीं था। हैदराबाद आप चले जाइए, मैंने देखा कि वहाँ नहीं साउथ होता है। वाला, नॉर्थ में ये इशू नहीं है, साउथ वाले इलाकों में जी। शिवाजी के इशू पे हाँ। कि शिवाजी को ताजपोशी की जब बात आई थी तो मराठी लोग उसके ताजपोशी नहीं किया था। शिवाजी अपने बल पे, अपने ताकत के बल पे साम्राज्य स्थापित किया था। शिवाजी के ताजपोशी के लिए बनारस से पंडित गए थे और उन्होंने उसका ताजपोशी किया था। अभी के रिसेंट इशू जो चल रहा है उसमें शिवाजी को राजपूत नहीं माना जाता, कुर्मी माना जाता है। आप टीवी बस पे भी आया है सारी बातें, कुर्मी माना जाता है। बैकवर्ड था शिवाजी, उसको ताजपोशी से लोग करना नहीं चाह रहे थे, तो बनारस से पंडित उठा के ले गया गया और उससे उसको ताजपोशी किया गया। ये मराठी और नॉन मराठी की जो शिशु है वो बहुत पुराना है, वहाँ बहुत रिजिड है कास्ट बेसिस पर। हम लोग कहते हैं बिहार और यूपी में कास्ट बेसिस ये राजनीति है, लेकिन मराठा में आप जाइए तो मराठा इवन जितने राजनीति है सब मराठा के राजनीति करते हैं, लेकिन मराठे के अंदर शिवाजी मराठा के नहीं थे, वो कास्ट बेस पे माना जाता है कुर्मी, और इसीलिए उसको ताजपोशी नहीं किया जाता। एक आप ही बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहा है, और
क्या ये बयान एक तो उस कैटेगरी में आता है, बिल्कुल। और अगर आता है तो इस पे एक्शन कैसे होगा? या ये चलते रहेंगे या ये तब होगा जब पीछे से सरकार कुछ एक्ट करे और फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे? जी देखिए, मैं पहले थोड़ा सा सर की बात में जोड़ूंगा। सर ने शिवाजी साहब को लेके जो बोला, उनके सर सेनापति थे प्रताप राव गुर्जर, जिनको उस साम्राज्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। वो लड़ाई में शहीद हुए। उनके पूर्वज भी राजस्थान से ही गए थे, और बहुत सारे गुर्जर समाज के लोग जो शिवाजी साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़े, वो यहाँ से गए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। दरअसल कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बीजेपी उसका रिवर्स पोलराइजेशन का फायदा लेती है। वो इन मुद्दों पे चर्चा तो चाहती है, एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वो भी अपना वोट बैंक एक तैयार करने का प्रयास करती है कि इन्होंने ये बोला है, इससे जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनको मैं एक वोट बैंक की तरह यूज करूं, और इनको समाज में खड़े रहने दे और समय समय पे बोलने दे। इनके बोलने से मेरा वोट बैंक तैयार होगा। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बोलता है, संविधान के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डाला जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर जेल में डाला जाना चाहिए, या मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीज कर देना चाहिए। लेकिन अब इसमें सवाल ये आता है कि बयान तो बहुत जगह से आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चर्चा ये करते हैं कि जैसे चुनाव जब भी हुए, आपने बटोगे तो कटोगे जैसे बयान देखे, अब वो आते हैं उस पार्टी से जो सत्ता में है, तो क्या उन पे एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको लेकर जाती हूँ सोमनाथ। पिछले कुछ दिनों में सडनली क्या हुआ कि सोमनाथ का रिसर्च 20 साल में इतना सोमनाथ रिसर्च नहीं हुआ था जितना हुआ। और क्योंकि मैं खुद 3 दिन सोमनाथ रही, मैंने रियलाइज किया कि वहां वो जो 2014 में एक हिंदुत्व को लेकर, या 2019 में जब 370 हुआ, तो जो हिंदुत्व वाले जो एक भावना थी, मैंने देखा कि वहां पर वही ओतप्रोत भावना नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास की बात की। बीजेपी को मौका मिला कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के उस बयान का, चरित्र का, या उन्होंने जो जीर्णोद्धार ना होने देने पर जो किया, रोका उसे, उस पर भी कोशिश की गई, क्योंकि तब की सेक्युलरिज्म की परिभाषा या कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की परिभाषा अलग है। तो सवाल बड़ा हो गया। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही कि पहले जो ये विदेशी आक्रांता आते थे वो तलवार चलाते थे, लेकिन अब लोग अपनी विचारधारा से वही काम कर रहे हैं। इसलिए हमको बटना नहीं है, हमको एकजुट होना है, एक साथ रहना है और ऐसी विचारधारा को हराना है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये विरोधाभासी बयान है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि हमारा भारतवर्ष राजा सोम, चंद्रमा जिनको कहते हैं, कि ऐसी मान्यता है पुराणों में कि भगवान सोम ने वहां तप किया था। उनको 6 रोग हो गया था, जिसके निवारण के लिए प्रभास क्षेत्र में उन्होंने तप किया। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, वो निरोग हो गए। वहीं पे भगवान सोमनाथ की स्थापना हुई। ये कितनी पुरानी बात है? कोई 7-8 हजार साल पुरानी बात है। अर्जुन जो हमारे पांडव थे, उनके भी पूर्वज हैं राजा सोम। तो इतनी प्राचीन जगह है, और उस प्राचीन काल से जोड़ते हुए मैं ये कहता हूं कि हमारा जो शासन व्यवस्था थी, चाहे वो लास्ट हिंदू राजाओं की लगा लीजिए, या आप आदि काल में कभी भी किसी का भी उठा के देख लीजिए, हमारा राजा जो था, हमारी राजा की जो न्याय व्यवस्था थी, वो धर्मनिरपेक्ष थी, पंथ निरपेक्ष थी। उसमें किसी को छूट नहीं थी। राजा के ऊपर भी धर्मदंड होता था। राजा भी दंड से वंचित नहीं था। राजा को भी अगर गलत करेगा तो उसको दंडित करने के लिए भी गुरु था। तो ये कहना कि भाई सेकुलरिज्म कांग्रेस ले आई, नहीं, सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्ष था। राजा का निरपेक्ष होना तो आदिकाल से भारत में चला आ रहा है। फिर इसमें क्या गलत बात है? एक और बात उन्होंने कही। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात जो मोदी जी ने नेहरू जी को लेके जो कही है कि नेहरू जी ने विचारधारा के हिसाब से, या कांग्रेस पार्टी की तरफ वो इशारा कर रहे थे, अगर नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार के खिलाफ होते तो वो प्रधानमंत्री थे, तो जीर्णोद्धार होता ही नहीं। उन्होंने जो अभिषेक का कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो महामहिम गए थे, उस पे उन्होंने रोका भी नहीं। उनको अपने विचार रखे, आपत्ति जताई, विचार रखे कि भाई आप भारत नहीं, पर उससे आप, ये इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं चाहूंगी तीनों इसमें, राम मंदिर का निर्माण होता है, कांग्रेस या विपक्ष कहता है कि ये तो आपके पर्सनल किसी पार्टी का फंक्शन है, हम नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी तो किसी वोट बैंक को बैलेंस कर रहे हैं। ना,
ये वोट बैंक को बैलेंस करने अब वाली आप बात राम नहीं है। मंदिर भी नहीं जाएंगे, अब आप सोमनाथ भी नहीं नहीं, जाएंगे। राम थोड़ा सा मंदिर मैं तो टाइम राहुल दूंगा जी के बारे में आप बोलते हैं, मैंने अभी सुबह ही देखा है, शायद वो वहां जा रहे हैं और उनके पिता ने भी राम मैं मंदिर थोड़ा को सा इस पे लेके बोलना चाहूंगा कि मैं- जहां तक राम मंदिर की इशू है, हाँ। सबसे पहले राम मंदिर का गेट अगर किसने खुलवाया है तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, समझ लीजिए। और उस इशू को उन्होंने बढ़ाया। बीजेपी की काम जो है हर चीज को उठा लेना, लेकिन जितने भी प्लान है कांग्रेस का, सारे को नाम चेंज करके बीजेपी लागू करती है। सोमनाथ की बात आपने किया तो सोमनाथ नेहरू के समय बना था, उसमें बीजेपी कहीं इंटरफेयर नहीं किया था। राष्ट्रपति ने, पटेल जी ने इंटरफेयर किया था, राजेंद्र प्रसाद बाद में उसको पुश किए, लेकिन बीजेपी कहीं वहां उस वक्त नहीं आई थी, नहीं, कहीं भी। मैं इसको रिफ्रेम करके नहीं, समझना अभी चाहती हूँ आप दर्शकों के बीजेपी लिए। अभी तो जी, जी। बंगाल का मुद्दा है, इसलिए इस वक्त रीजनल इशू उठाया जा रहा है, सिर्फ बंगाल के मुद्दों को लेकर सोमनाथ को उठाया जा रहा है। आप याद क्या रखिए, इम्पैक्ट आएगा सर बंगाल सोमनाथ हिंदू से? मुस्लिम राजनीति उसको करना है, हिंदुत्व के आप कोई मुद्दे नहीं रह गए। नहीं मैम, बनारस इसमें का एक मुद्दा और भी- चीज मैं जोड़ूंगा सर, हाँ, कंप्लीट आप जोड़ दीजिए, फिर मैं आपके पास। हाँ, देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने कहा ना कि जिन्होंने सोमनाथ पे हमला किया हाँ। था, तो भाई किसने किया था हमला? अफगानिस्तान ने किया था। उनसे बदला लेना है। और सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान से बहुत आप लोग दोस्ती चल कर रहे हैं। अफगानिस्तान को किसी ने बैन हटाया नहीं है, नहीं, आप उनको अफगानिस्तान रेड तो सबसे कारपेट अच्छा दे रहे दोस्त है हैं। अफगानिस्तान हमारा इंडिया का। सबसे अच्छा दोस्त है, हम उसको तो दे रहे हैं आपकी हर बातों तरह में से। विरोधाभास है। हाँ। मोदी जी की बातों में ही आप पर हम विरोधाभास है। अफगानिस्तान नहीं कह के हम कह रहे हैं गजनी ने, गजनवी ने तो किया। वही तो है ना, वो मैं कुछ गजनी कहना चाहूंगा। गजनवी सब अफगानिस्तान मैं में कुछ ही कहना है। चाहूंगा तो वहीं इसमें। के रहने वाला था। नहीं, देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान है कि कहाँ से हमला हुआ या किस व्यक्ति ने हमला किया, बात यहाँ उस व्यक्ति या उस क्षेत्र की बात नहीं हो रही। यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ उस विचारधारा की बात हो रही है जिसने हमला किया। वो विचारधारा है कि वो एक इस्लामिक जिहाद की विचारधारा है, जो ये चाहती है कि किसी भी तरीके के काफिरों को और काफिरों के मंदिरों को या काफिरों की जो जगह है उसको नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। और जब वो ये बात करते हैं कि हम वो जो सारी शक्तियाँ जो इसका उद्धार चाहती हैं वो एक साथ आए, तो ये किसी धर्म को टारगेट करने वाली बात नहीं है, ये विचारधारा की बात है कि शायद ये जो वैसा लोग- ही है कि पहले पाकिस्तान लोग- की तरफ से हमला होता था, नहीं, अब नहीं, बांग्लादेश एक की मिनट, तरफ से हो रहा है। एक मिनट, ये उन सभी लोगों की बात है कि जो ये मानते हैं कि कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है, जिसमें बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का मुस्लिम वर्ग भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री खुद हर साल, देखिए लगातार 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई जाती है और प्रधानमंत्री के द्वारा भी चढ़ाई जाती है, जो वो हमेशा जाते, मतलब उनके भिजवाया जाता है। तो बात ये है कि गजनवी ने जो किया या जो उन खिलजी आक्रांताओं ने ने किया, किया खिलजी ने या किया, औरंगजेब ने वो किया। एक विचारधारा के रिप्रेजेंटेटिव थे और सारे मुस्लिम उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये कह देना कि वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई मुस्लिम उस विचारधारा से एसोसिएट कर रहा है तो प्रॉब्लम तो उसमें है, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं। मैं पश्चिम एशिया का विद्यार्थी हूँ। पश्चिम एशिया में, इराक में या सीरिया में जो ISIS का जो उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने प्री इस्लामिक स्ट्रक्चर थे सबको नस्ते नाबूद कर दिया, सारे खत्म कर दिए। तालिबान ने आते ही क्या कहता, बामियान बुद्धा पे अपनी जो पहले टर्म में बामियान बुद्धा को तोड़ा कहता। तो बात यहाँ उस विचारधारा की हो रही है, तो उस thought process की हो विचारधारा रही है। से निकल उसके कर- खिलाफ अगर एक प्रधानमंत्री जी मिनट कहना अगर चाहूंगा प्रधानमंत्री जी कि बोलते आज हैं तो मोदी ये उसके विरोध में कह रहे प्रधानमंत्री हैं। है। ये मामला गुजरात का है, सोमनाथ गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर था तो एक बार भी सोमनाथ का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। एक बार भी उठाया होता तो मान लेते। अभी बात क्या कर रहा है, उनके आपका स्टेटमेंट सुनिए, एकता की बात कर रहा है। बिल्कुल, और एकता किसके खिलाफ? मुस्लिम के खिलाफ एकता। नहीं, एकता की बात हो रही है उस कट्टर इस्लामिक हम विचारधारा के हम खिलाफ। अपने हिंदुस्तान में एक नहीं, बिल्कुल। एकजुट हो, एकजुट किसके खिलाफ हो वो रहे हैं? सारे लोग हो सकते हैं। देखिए, एक बात आप बताइए, अंडरस्टूड मान लीजिए सारे नहीं, लोग। अंडरस्टूड की बात नहीं सर। एक बात आप समझिए कि अभी कहीं आतंकी हमला होता है, अरे वो छोड़ो, जो- अभी तो नहीं, issue 2008 में 250 जब मस्जिद को कश्मीर तोड़ने की बात हो रही है। 2008 जामा में जब मस्जिद और कश्मीर, जब वो मुंबई में हमला हुआ तो तुर्कमान किसने गेट को किया? तोड़ा गया है। तो 2008 ये तो सिर्फ एक, हम तो एक जैसे पॉइंट गुजरात नहीं, में भी कई मंदिर तोड़े गए तोड़े थे, गए। वहाँ मस्जिद डेवलपमेंट की बात है, मंदिर नहीं, मस्जिद की बात नहीं, है। गुजरात में जब वो सीएम थे तो हाँ। 250 से ज्यादा मंदिर भी तोड़े टूटे गए हैं। थे। तो ये- सड़क बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के वो तो लिए। बनारस में तोड़ा गया है। बनारस में तोड़ा मेरा अभी, कहना- यहाँ मथुरा में तोड़ा नहीं, जा रहा है। मैं इनको जवाब दूंगा। देखिए, करजाई और गनी की सरकार थी, काफी हमारे हिंदू और सिख लोग अफगानिस्तान में रह रहे थे, कई गुरुद्वारों और मंदिरों में पूजा हो रही थी। सारे सरदार वहां से भाग के आ गए। तालिबान आने के बाद रातों रात आ गए, सबको निकाल निकाल दिया दिया, गया। निकल जाइए। उन्हीं के साथ में आप उसको व्यापार कर रहे हैं, संतुष्ट आप कर उनको रहे हैं, आर्थिक पैसा मदद देके, दे रहे हैं, सामान देके, तो हर तरह से लगा आप के। उस विचारधारा से नहीं लड़ रहे चौरसिया जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ग्लोबली आप अगर वोट बात तलाश नहीं, रहे नहीं, हो। आप वोट तलाशने की बात, आप ये देखिए, वोट तलाशने का मेरी काम बात कर रहे हो। समझिए, मेरी बात समझिए। यहाँ सीधी सी बात है कि इसकी
पहली बार जब तालिबान आया था 2021 में, 15 अगस्त 2021 में जब उन्होंने टेक ओवर किया था, लोग अपने डर से भागे थे। आप इस बात को समझिए, तालिबान ने ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन कहीं नहीं किया था कि हमको सबको भगाना है। और आपको अगर किसी एनिमल को टेम करना है, किसी बीस्ट को करना है, तो आपको पहले उसके आसपास जाना पड़ेगा। और हम लगातार ये करें, क्योंकि एक बात बताइए, तालिबान जब से सत्ता में आया है तो तालिबान ने ऐसे कौन सी भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जबकि किसने दिया? पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, पूरी बात कह जबकि लीजिए आप। गतिविधि शुरू हुई पाकिस्तान ने। अभी 22 अप्रैल को जो हुआ पहलगाम में, जो हुआ वो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित और उसको बढ़ावा दिया गया। तो हमें उससे लड़ने के लिए जिस शक्ति की जरूरत थी वो हमें तालिबान से मिल रही है। अगर हमें उससे शक्ति मिल रही है तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ बात ये है कि वो एक कट्टर एक इस्लामिक विचारधारा जो थॉट प्रोसेस जो अच्छा, कहीं पर बम मेरा गिराती है, एक और सवाल लेकिन अलग मैं तरीके एक से- छोटा जोड़ूंगा इनको उसके जरूर, खिलाफ बात क्योंकि की गई है। आपका तो प्रधानमंत्री जी मानना अगर कह रहे है हैं कि जहां हिंदू रह रहा है एशिया में वही भारत है। आप तो यही मानते हो ना कि जो हिंदू अगर अफगानिस्तान में भी रह रहा है तो भारत का नागरिक है, और हम उसे लाएंगे, हम उसे नागरिकता देंगे, हम उसके जीवन की रक्षा करेंगे। सर मैं वही कांग्रेस पार्टी ने तालिबान के साथ एसोसिएशन की मुखालफत की। देखिए, आप उनको नहीं रेड कांग्रेस कार्पेट दे रहे कांग्रेस हैं, पार्टी तो तो यहीं यहाँ पे सब विरोधाभास फिर आ कांग्रेस गया पार्टी आपका। तो यहाँ तक फिर किया लगता कि है कि आप वोट के लिए कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक किया कि 2008 में जब मुंबई हमला हुआ तो उसके बाद जो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस महासचिव थे, उन्होंने एक बुक बकायदा रिलीज कर, जो बुक थी अनीस बर्नी, मुझे यहाँ तक याद है वो एडिटर थे, उन्होंने बुक रिलीज की थी जिसका नाम था बिल्कुल सही है। 26/11 आरएसएस की साजिश। तो आप एक बात बताइए, लेकिन वो इससे ज्यादा- प्रधानमंत्री नहीं थे। इससे ज्यादा नहीं, देखो अब वो प्रधानमंत्री बोल अच्छा रहे सर, हैं। मैं ये उससे पूरा ज्यादा जो ये legitimacy उन्हें कौन दे सोमनाथ रहा है? वाला इशू निकला, उसमें एक और बात निकल कर आई, और ये लंबे समय से है कि हम अकबर द ग्रेट की बात करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में, मैं जब छोटी थी मैंने भी यही पढ़ा है। मैंने कभी मराठाओं की विकास गाथाएं, मराठाओं की वो वाली गाथाएं नहीं सुनी। मैंने हमेशा ही सुना है कि अकबर द ग्रेट है, औरंगजेब का जिक्र सुना है। तो इसमें अगर गलत क्या है, या इसको मैं और अलग तरीके से, अगर सोमनाथ के इतिहास, आज हम सोमनाथ की दोबारा बात कर रहे हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं कि पहले गजनवी ने तोड़ा, फिर आके खिलजी ने तोड़ा, फिर औरंगजेब ने तोड़ा, बार बार तोड़ा, लेकिन हम बार बार खड़े हुए। अगर हमारे आज का जेनजी जो नहीं कुछ पढ़ना चाहता, अगर उसको ये पता लगता है कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, या हमको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है, पर लेकिन अब जो हम भविष्य में घुस रहे हैं वो तमाम बातें, तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं एक है। लाइन बोलूंगा इसमें, लेकिन सिर्फ अकबर एक के लाइन सर, ऊपर बहुत इतिहास की हाँ, बातें हैं प्लीज बोलिए। कि जितने भी आक्रमण हुए शुरू से लास्ट तक उठा लीजिए, जितने आक्रमणकारी आए सबको हेल्प करने के लिए कौन खड़ा? सारे हमारे बोलने से फिर इश्यू हो जाएगी राजपूत की कि राजपूतों ने हेल्प किया। इवन अकबर की बात करते हैं तो अकबर के दरबार में 10 रानियां थी जो राजपूत घराने से हाँ, आई तो सर थी। वो डिवाइड एंड रूल हुआ ना, वो तो तो पहले फिर में हुआ, इस फिर चक्कर के लिए राजनीति अंग्रेजों ने किया। तो शुरू से चला जा रहा है। अकबर से पहले अगर जाए, अशोक के पीरियड में सेकलों की राजनीति थी, वो धर्म सारे धर्म को मिला के चलना चाह रहे थे। अकबर भी, जहां तक बात है कि रोज दिवाली और नवरोज सारे त्योहार मना सर रहे तब भी पैसे और सत्ता की राजनीति थी, अब भी ऐसा ये भी अभी भी वही है, पहले भी वही नागर है। साहब। मुसलमान हाँ, को आपने कह रहे मानता हैं हूं। मोदी संतुष्ट भी करते हैं, आप मुसलमान के खिलाफ भी बात करते हैं। संविधान में कुछ और बात करते हैं और रियल प्रैक्टिकल में बात कुछ और होता है। अदिति जी, सोमनाथ का इम्पैक्ट आपको बंगाल और निश्चित रूप से गुजरात पड़ेगा। और यूपी तीनों में बिल्कुल पहले पड़ेगा। बंगाल पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब उस पे बोल रहे हैं, हाँ, तो मीडिया उसको चलाएगा, सोशल वही मीडिया चल पे रही वो है मीडिया पे। चलेगा। हम इसीलिए और मैंने पूरा आपको बीजेपी कहा कि का- सोमनाथ इस पे मेरे एक्शन दर्शक ये कह रहे हैं कि मतलब आप जनता की समझदारी पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं खड़े कर रहे हो। कोई नहीं खड़ा कर रहा है, वो तो सत्ता वाले ही करा कर रहे देखिए, तो हैं। उनको राजा रिफ्रेश करती भारत हूँ। में अब जब बीजेपी को बम्पर जीत से वोटों से जिताया जाता है ऑलमोस्ट हर राज्य जितना में, हारना है पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। तो वो इसलिए इसके कि अलावा भाई फिर politics अल्टीमेटली तो जनता जिसको चूज कर रही है, राज ठाकरे को नहीं चूज किया। हाँ। वहां पे भी मराठी जी, अस्मिता जी, तो है ही, बिल्कुल। लेकिन राज ठाकरे को तो दो नहीं। चीजें हैं। लेकिन राज ठाकरे उसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकता, देखिए, वही पॉलिटिक्स करेगा मराठी मानुस का, याद रखिएगा। लास्ट तक। भाजपा जो जीत रही है वो बम्पर वोटों से नहीं जीत रही है, वो तकनीकी वोटों से जीत रही है। बिहार में भी अगर आप वोटों की, कुल मतों की गणना करोगे तो बहुत अंतर नहीं है। आप 10,000 हरियाणा में तो इलेक्शन के बिल्कुल ही पहले नहीं दे है। रहे हैं, वोट को खरीद रहे हैं। बिल्कुल नेक टू नेक है। इलेक्शन के समय 10,000 दे रहे हैं, किसी को भी देखिए, देंगे तो खरीदा फर्स्ट जाएगा। पास द पोस्ट सिस्टम से जीत रही है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, जिस तरीके, यानी कि मुझे 50% वोट नहीं चाहिए, या मुझे कहते मुझे आपसे ज्यादा लाना है, वो वोटिंग व्यवस्था आज जो विपक्ष कहता है कि ये ऐसे जीत रहे हैं, थोड़ा सा अंतर, वो व्यवस्था 14 में नहीं आई है, वो हमेशा से थी, और कई सरकारें उसी से बनी और बिगड़ी हैं। तो आप अचानक से आपको नहीं याद सर, आता है, एक सेकंड सर, मैं आपके बीच में बोलूं जी, जी। कि वो व्यवस्था कोई नई नहीं है ना, वो तो पहले से थी। आज उस टर्म से वो जीत रही है और जनता बार बार उनको मैंडेट दे रही है।
तो उसका मतलब ये है कि उनकी नीतियों से प्रभावित होगी। और अब बात हो रही है कि अभी क्यों सोमनाथ की बात हो रही है, अभी तो चुनाव है देश में, चुनाव तो हर एक सेकंड मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गुजरात 240 में सिमट गया। नहीं एक मिनट, तो विपक्ष को उसके कितना बाद मिला? तो फिर नहीं, उसके बाद तो हरियाणा में तो लग रहा था कि महाराष्ट्र में सर, दिल्ली 27 सालों बाद छोड़ दे और साउथ वाले छोड़ दे, एक लाइन बोलना ऐसे तो ये हो जाए कि अगर कोई एक बात बताइए कि ऐसे तो जहां पर आपकी और उसके मुंह सर यही तो सिस्टम है यही कि सिस्टम है। आज नीतीश कुमार और जेडीयू और टीडीपी है ना साथ, हाँ, है ना सर साहब? लेकिन कितना खुश किया जा रहा है उसको, कितना पैसा दिया जा रहा है, सर, ये बताइए, बताइए यूपीए के समय पर जब डीएमके अलायंस में था तो कितना पेंडर किया गया था उसके लिए। श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हो गए थे, क्यों? क्योंकि डीएमके की विचारधारा कुछ और थी, डीएमके कुछ और चाहता। तो अगर आप गठबंधन में हो, नहीं आप गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ है, जब आप गठबंधन में हो तो आपको गठबंधन के कुछ धर्म निभाने पड़ते थे, कांग्रेस ने नहीं निभाया है। संविधान तो निभाओ। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा, मुझे वाइंड अप करना, मैं अंतर स्पष्ट करूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, 2007-9 उस समय की बात बता रहा हूँ। मनरेगा आया था, मनरेगा को सही से लागू करने के लिए मैंने स्वयं काम किया। बहुत बड़ी हमारी एक संगठन टीम किसानों का था। कहीं ऐसा नहीं आया कि कांग्रेस का कोई नेता लिस्ट लेके आया हो कि तुम मनरेगा के बेनिफिशियरी हो, आप कांग्रेस को वोट दो। एक नहीं मिला मुझे। आज देख लीजिए, पन्ना प्रमुख के पास पूरी लिस्ट होती है, ये इस योजना के बेनिफिशियरी हैं। बीजेपी वाले सीधे जाते हैं उनके पास, कहते चलो वोट। सिस्टम है ना सर, ये तो उनका सिस्टम है काम करने का। नहीं, एक मिनट सिस्टम नहीं, मेरा ये मैं बीजेपी, भारत सरकार से योजनाएं प्राप्त होंगी, आप भारत सरकार के नागरिक हो, बीजेपी का क्या लेना देना? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मार्किंग का, मुझे लगता है नागर साहब मेरी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं नागर साहब के साथ आके चर्चा करूंगी। आप बेनिफिशियरी हैं तो आप बताएंगे कि आपको से एक तरीके का दबाव बनाया जाता है कि आपको अगर योजना का लाभ लेना है तो वोट देनी पड़ेगी। सर जनता कब दबाव में आई सर? तो उसको सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तिगत अनुभव सबके पास कुछ हो सकते हैं कि जब मैं कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने देखा कि कांग्रेस का नेता था। ऐसे देखिए, इंडिविजुअल सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपके अपने एक्सपीरियंस है, मेरे अपने एक्सपीरियंस है कि जब कांग्रेस सरकार थी मैं देखता था कि मेरे जो फ्रेंड्स जो एनएसयूआई में थे उनको कुछ अनड्यू एडवांटेज मिल जाता था कॉलेज में। तो ये इस बेसिस पर राजनीति नहीं की जा सकती। जब आपके पास सत्ता है तो आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तब एनएसयूआई को बहुत एडवांटेज मिलता था, उनके जो लीडर्स थे उनको कॉलेजेस में बहुत एडवांटेज मिलता था। तो बात ये है कि जो सत्ता है उसके अपने कुछ डायनेमिक्स होते हैं, बट लार्जर पॉइंट इज कि अगर आपको जनता मैंडेट दे रही है, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार दिया, उसके बाद कंसेक्यूटिवली ये मान रहे थे कि दिल्ली में तो है ही नहीं, लेकिन दिल्ली में आप कितने साल बाद जीते। तो बात ये है कि जनता के मूड को एकदम से इसलिए डिसमिस कर देना कि अरे इनको नहीं पता है, या फिर वो सब ठीक है, लेकिन जनता को आप ये सोचा जाए कि जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मानना गलत होगा। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो देश है वो अलग अलग राज्यों का कोई एक समूह नहीं है, ये एक साझा पहचान है। तो मेरे दर्शक और 140 करोड़ लोगों से ये कहना है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपसे ये छुपा नहीं है कि वो अपने सत्ता पे काबिज रहने के लिए, अपने वोट बैंक को पकड़ के रखने के लिए ये सब बयान देती है। आपसे ये छुपा नहीं है कि जब कोई क्या बयान दे रहा है वो आपके अच्छे के लिए है या केवल और केवल आपके वोट के लिए है। जब बात 72,000 करोड़ की हो तो राज ठाकरे का ऐसा बयान आता है, और बात अगर देश की राजनीति की हो तब भी आपने देखा कि तरह तरह के बयान आते हैं। यह आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपका भविष्य किसके हाथों में है। इसलिए जब वोट देने जाएं, हालांकि पुरानी बात है लेकिन मैं फिर कहूंगी कि 2026 में बहुत सारे चुनाव हैं, जब आप वोट देने जाएं तो आप अपने और अपने परिवार, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के भविष्य के लिहाज से वोट दें। और अगर कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता, बांटने की साजिश के लिहाज से बयान देता है तो वो आप हैं जो उसे रोक सकते हैं अपने वोट की ताकत से। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे एक नई चर्चा के साथ, और आप कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें वो इस प्रोग्राम के लिंक पे जरूर आप मेंशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।